चलिए, तो होमवर्क जो दिया हुआ था उसको एक बार कवर करते हैं। तो आप बताइएगा कि ऊर्जा उत्पादक के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। ऊर्जा उत्पादक रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। प्रोटीन तो मान लीजिए वो शरीर का टूट टूट फूट का निर्माण में करता है। है। अब वृद्धि तथा निर्माण का कार्य कौन करता है, तो प्रोटीन प्रोटीन करेगा। करता है। अब अपचाई को नियंत्रित कौन करता है, तो विटामिन और लवण करेगा। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किस अनुपात में मतलब मिला हुआ रहता है। कार्बन एक रहेगा, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन एक रहता है। अनुपात ही है। आपको बताना है इस शरीर का कितना परसेंट जो ऊर्जा होता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। 50 से 75%। 50 से 75%। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरित होगा तो उसका मतलब हमको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। तो 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूरी तरह से ऑक्सीकरण होगा तो हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट हुआ 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन सी का निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण भी करता है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड्स रहता है। अब आपको बताना है कि जो स्टार्च ग्लाइकोजेन आता है किस तरह के कार्बोहाइड्रेट में आता है। जो 3 को होता है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसमें किस में आएगा। स्टार्च और ग्लाइकोजेन होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जंतुओं का बाह्य कंकाल होता है। अच्छा, पॉलीसेक्राइड। काइटिन मतलब किस में आता है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में। मल्टोज किस में आएगा, तो मल्टोज आ जाएगा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में आ जाएगा। यानी ग्लूकोज ग्लूकोज 2 को मिलाएंगे तो मल्टोज बनेगा। मल्टोज बन जाएगा। यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलाएंगे तो सुक्रोज बनता है। और ग्लूकोज और लेक्टोज ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिलाएंगे तो लेक्टोज बनेगा। डाइसेक्राइड्स हो गया, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज ये डाइसेक्राइड में आता है। लेकिन ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज ये सब आता है मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आएगा, ग्लेक्टोज आएगा, मैनोज आएगा, ट्राइओज आएगा। डाइसेक्राइड में आता है सुक्रोज आएगा, मल्टोज आएगा, लेक्टोज आएगा। और पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजेन आता है और काइटिन आता है। आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अनाज मानिए ना, तो धान, चावल। हाँ, अनाज सब, गेहूं, चावल, मक्का, बजरा। आपको बताना है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था। जे बर्जेलियस। कभी कभी इसको पूछ देता है कि प्रोटीन का खोज भी कौन किया था, तो जे बर्जेलियस ही होता है। लेकिन ये प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जेलियस किया था। आपको बताना है कि प्रोटीन जो होता है कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। 20 प्रकार का। 20 प्रकार का। आपको बताना है कि मानव शरीर का लगभग कितना परसेंट भाग प्रोटीन से निर्मित है। लगभग 15%। 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करना। और ऊर्जा मतलब ऊर्जा उत्पादन भी करता है, शरीर की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि में भी सहायक होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो 20 प्रकार का प्रोटीन मतलब आवश्यक होता है, मतलब कितना उसको हमारे अंदर से मिलता है और कितना हमको मतलब बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। 10 प्रकार का जो प्रोटीन होता है उसको हम अमीनो अम्ल का हम संश्लेषण खुद शरीर करता है, और 10 प्रकार का बाहर से लेना पड़ता है। आपको बताना है कि प्रोटीन का मतलब मात्रा सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ में और मूंगफली में होता है। अब आप बताइए कि एक कार्यशील जो महिला है, जो काम करने वाली महिला है, उसको प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 15 ग्राम। 45 ग्राम। उसको 35 ग्राम। 45 ग्राम दिया हुआ है। प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब प्रोटीन को मान लीजिए मुख्यतः 3 को प्रकार होता है। सरल प्रोटीन होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है और व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो आपको बताना है कि क्रोमोप्रोटीन किस प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। क्रोमो हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न हो जाएगा। व्युत्पन्न में, क्योंकि जल का अपघटन के बाद ही होता है। क्रोमोप्रोटीन आता है संयुग्मी प्रोटीन में आता है, मिलकर बनता है।
संयुग्मी प्रोटीन में दो गो आता है, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन किस में आएगा? तो संयुग्मी प्रोटीन में। एल्बुमिन्स, गेल्बुलिन्स और हिस्टोन आएगा सरल प्रोटीन में। सरल प्रोटीन में मुख्यतः 3 गो आता है, एल्बुमिन्स आता है, गेल्बुलिन्स आता है और हिस्टोन आता है। संयुग्मी में कौन आएगा? तो क्रोमोप्रोटीन आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन आएगा। और व्युत्पन्न में कौन आएगा? तो प्रोटीन्स आएगा, पेप्टोन आएगा, पेप्टाइड आएगा। आपको बताना है कि कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य और उत्के के निर्माण में कौन भाग लेता है? तो प्रोटीन लेगा, भाग लेता है। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चों में हो जाएगा आपका क्वाशियोकर और मारमस बीमारी होती है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। ये अनुवांशिक लक्षणों के विकास को भी नियंत्रित करता है, जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रण को भी मतलब रूप में कार्य करता है। ये सम्मोहन में भी सहायक होता है। आपको बताना है कि बच्चों में जब क्वाशियोकर बीमारी जब होगा तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे? पेट फूल जाएगा, हाथ पैर पतला हो जाएगा, हाथ पाँव दुबला हो जाएगा और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और मारस्मस बीमारी होगा तो कौन सा बच्चे में क्या मतलब लक्षण दिखाई देगा? मांसपेशियां उसकी ढीली हो जाएगी। ढीली हो जाती है मांसपेशियां मारस्मस में। आपको बताना है कि जो वसा है किस किस अम्ल से मतलब मिलकर ये बनता है? वसा जो बनता है वसीय अम्ल से बनता है और ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर बनता है। वसा टूटता है लाइपेज के होता है। आपको बताना है कि वसा में कौन कौन सा मतलब पदार्थ इसमें या कौन कौन सा मतलब इसमें चीज मिलता है? तो कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वसा बनता है। इसमें अनुपात इसका नहीं दिया हुआ है। बताइए कि कितना डिग्री सेल्सियस पर अगर वो ठोस अवस्था में रहता है तो उसको हम लोग वसा कहेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहता है वसा, और उस समय द्रव अवस्था में उसे तेल कहते हैं। वसा 2 प्रकार का होता है, आपको मालूम है, संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। तो संतृप्त 2 ही होता है, एक नारियल का तेल और एक पाम ऑयल, ताड़ का तेल जिसे बोलते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल में मछली का तेल और वनस्पति तेल मिलते हैं। तो पूछता है कि मछली तेल और वनस्पति का तेल किस में आएगा? असंतृप्त वसा में। और संतृप्त में कौन आता है? तो नारियल का तेल और ताड़ का तेल। बस यही 2 है। आपको बताना है कि 1 ग्राम वसा में हमको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 मिलती है। वहाँ 1 ग्राम में कितना मिलता था? कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी मिलता है। तो यह प्रश्न यहाँ से एक और बन जाता है कि सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से? इस ऑप्शन में देता है सबसे ज्यादा हमको मिलता है वसा से। जो वयस्क व्यक्ति है उसका ऊर्जा का मतलब जितना जरूरत है उसमें कितना % वसा के द्वारा मतलब प्राप्त करता है? इसका होना चाहिए 20 से 30%। और उससे कितना करता है? 50 से 75%। 20 से 30% वसा से प्राप्त करता है। वसा का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है शरीर में? वसा का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है शरीर में? इसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वसा का संश्लेषण। वसा का मुख्य कार्य तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, बाहर नहीं निकलने देता है, यानी नियंत्रित करता है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। वसा की कमी होगा तो त्वचा रूखी हो जाएगी, वजन में कमी आएगी और शरीर का विकास रुक जाएगा। और वसा अधिक होगा तो शरीर स्थूल हो जाएगा, हृदय की बीमारी होती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। यानी वसा आप में कम है, हमरा में वसा ज्यादा है। अब आपको बताना है कि विटामिन, तो विटामिन का आविष्कारक कौन था? फंक 1911 में था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। बताइए कि विटामिन से ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है? विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। यह शरीर के उपापचय में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम के लिए उत्पन्न आवश्यक होता है। तो घुलनशीलता के आधार पर वसा 2 प्रकार, विटामिन 2 प्रकार का होता है। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? बी और सी। तो याद ठीक लोग बोलता है कि गैल भैंस पानी में, यानी BC भैंस से,
अब पानी में चल गया तो जल में, यानी जल में घुलनशील है बी और सी है, बाकी सब वसा या कार्बनिक घोलक में, जैसे में ए डी ई, ये सब किसमें होता है, वसा में घुलनशील। हमको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। रतौंधी नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मतलब ये मजबूती प्रदान करता है। आपको बताना है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। विटामिन के को कोबाल्ट, विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग भी होता है। बताइए कि हमारे शरीर में विटामिन मतलब कहाँ से पूर्ति होता है। विटामिन हमारे शरीर में खान पान से। इसका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं करता है। दो गो मतलब अपवाद है, डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में कर लेता है। विटामिन डी का संश्लेषण हम लोग सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा से होता है। और कोलेस्ट्रॉल को इगेस्ट्रॉल भी नाम है। इगेस्ट्रॉल भी नाम है। ये नहीं कि दोपहर में जाकर आप बैठ जाइएगा तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, चित्का बड़ा हो जाइएगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा। सुबह का जो लाली वाला किरण होता है उसी में मिलता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है और तथा वहां से उसका अवशोषण होता है। अब आपको बताना है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके मुख्य स्रोत को आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा बीमारी होगा। रतौंधी होगा, त्वचा में रुखापन आ जाता है, संक्रमण का प्रणाली हमारी कमजोर हो जाती है, संक्रमण का ज्यादा खतरा हो जाता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, जीरो प्लेथेल्मिया हो जाता है। और विटामिन ए की कमी को हम लोग क्या चीज का सेवन करके दूर कर सकते हैं, इसका स्रोत क्या है। दूध खाइए, अंडा खाइए, पनीर खाइए। अब आपको बताना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होगा। अब विटामिन B1 का स्रोत क्या है, क्या क्या खाएंगे तो विटामिन में तो हरा सब्जी देगा, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च सब आता है। अब आपको बताना है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से कौन सा बीमारी होगा। तो त्वचा आपका फट जाएगा, आंख आपका लाल हो जाएगा और जीभ भी फटेगा। विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B3 नियासिन है, सही। आप निकोटिनेमाइड है। दो गो नाम है विटामिन B3 का, निकोटिनेमाइड और नियासिन। अब आपको बताना है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होगी। विटामिन B3 हो जाएगा, नहीं तो इसमें हो जाएगा बाल सफेद नहीं, पेलाग्रा हो जाएगा, यानी त्वचा दाद होगा। और 4D जो सिंड्रोम होता है वो होगा पेलाग्रा को ही 4D सिंड्रोम शायद। अब आपको बताना है कि B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। हाँ बिल्कुल सही है, पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाएगा और मंद बुद्धि यानी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप B5 खाइए। आपको याद नहीं हो रहा है कोई चीज तो B5 खाइए, पूरा विटामिन। अब आपको बताना है कि B6 का रासायनिक नाम क्या है। B6 का हो जाएगा आपका पैराडॉक्सिन, बिल्कुल सही है। इसको एनीमिया हो जाएगा इसकी कमी से। और एक और होता है त्वचा रोग हो जाएगा। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B7 हो जाएगा बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। बायोटीन की कमी से आपका हो जाता है बाल झड़ता है। बिल्कुल, बाल झड़ता है। और एक और भी होता है, शरीर में दर्द रहेगा और लकवा हो जाएगा, मार देगा। तो बाल आपको गिर रहा है तो विटामिन B7 खाइए। विटामिन B11 बताइए, यानी B11 को कहते हैं फॉलिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा और पेचिस हो जाएगा। अब विटामिन B12 को सबको मालूम है क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका। साइनोकोबालामिन है। इससे भी एनीमिया और पांडु रोग होगा। विटामिन C का रासायनिक नाम सब किसी को एस्कॉर्बिक एसिड है। ये स्कर्वी रोग मसूड़ा फूल जाएगा। इसमें विटामिन D का रासायनिक नाम विटामिन कैल्सीफ्लोर। रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। बच्चों में होगा ऑस्टियोमलेशिया, वयस्कों में हो जाता नहीं, बच्चों में होता है रिकेट्स। अब वयस्क में हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां मुड़ जाती है। विटामिन E का रासायनिक नाम बताइए। टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता कम, जनन शक्ति का कम हो जाएगा। अब विटामिन K का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन K फिलोक्विनिन।
क्विनोन लिखा है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। अब आपको बताना है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती है उसमें किस चीज की कमी हो जाती है, क्या चीज, मतलब कौन कौन सा। तो उसमें जानते हैं, उसमें होता है कैल्शियम और आयरन आयरन और कैल्शियम, लौह और कैल्शियम नहीं होता है सबसे दिक्कत, इसलिए उसको गोली दिया जाता है, टेबलेट स्पेशल देता है। हमारे शरीर में लगभग कितना, मतलब जो खनिज लौह है पाए जाते हैं? खनिज में 15% रहेगा। नहीं, 15 से मतलब अधिक पाया जाता है, मोटा मोटी 15 आप याद कर लीजिए। खनिज लवण जो होता है हमारे शरीर का कुल वजन का कितना परसेंट रहता है? 4 से 5। ये 4 से 5% रहता है। अब आपको बताना है कि सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड के रूप में, तो इसका मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो सोडियम मिलेगा, तो सोडियम क्लोराइड से मिल जाएगा, दूध से भी मिल जाएगा, और क्या है, मछली खाइए, मांस खाइए, मिल जाएगा सोडियम। और रोज हमको चाहिए 1 से 5 ग्राम का, लगभग 2 से 5 ग्राम। 5 ग्राम चाहिए। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिलेगा, ये हमको चाहिए लगभग 1 ग्राम, लगभग 1 ग्राम। कैल्शियम हमको लगभग 1.2 ग्राम चाहिए। दूध खाइए, पनीर खाइए, अंडा खाइए, हरी सब्जी खाइए। कैल्शियम आपको मालूम है हड्डियों तथा दांतों की दृढ़ता प्रदान करता है, रुधिर में स्पंद में भूमिका निभाता है, पेशीय संकुचन प्रक्रिया संबद्ध करता है। फास्फोरस तो किसमें पाया जाता है? 2 ग्राम हमको चाहिए। 1.2 ऐसे ही पूछेगा नहीं, मेन स्रोत पूछता है कि किसमें मतलब मिलता है फास्फोरस, तो दूध में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, सब्जी में मिलेगा। और कैल्शियम के साथ ये मतलब कैल्शियम के साथ मिल के हड्डी और दांत को मजबूत। लोहा तो हमको चाहिए लगभग 1 ग्राम, कितना दिया? लोहा बालक में 25 ग्राम, 25 mg मिलीग्राम, और बालिका में 35 mg मिलता है। ऐसी रहना चाहिए, मतलब रोज जरूरी है। कलेजी गुर्दा, अंडे का पित्तक खाइए, चोकर युक्त आटा खाइए। ये क्या करता है, तो लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आवश्यक है। आयोडीन तो रोज 20 ग्राम खाइए आप। आयोडीन 20 mg है सर, मिलीग्राम। हाँ 20 mg खाइए मिलीग्राम। मछली, समुद्री खरपतवार, हरी में इसके थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम तो सब कम चाहिए, अल्प मात्रा में चाहिए। मैग्नीशियम सब्जी हुआ, जस्ता हुआ, ये सब कम चाहिए। आज स्रोत इसका बताइए। स्रोत इसका मैग्नीशियम का है सब्जी, जस्ता में आप यकृत या मछली खाइए। इंसुलिन कारिका के लिए जस्ता जरूरी है। इंसुलिन जो भी स्राव होता है उसको मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको जस्ता जरूरी है। तांबा तो मांस खाइए, मछली खाइए, यकृत और अनाज खाइए। तो तांबा हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण और इलेक्ट्रॉन समूहन के रूप में कार्य करता है। कोबाल्ट तो मांस, मछली, जल खाइए। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में होता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है, तो आपको बताना है कि जल हमारे शरीर का भार का लगभग कितना % होता है? शरीर के भार का कितना % जल रहता है? 65 से 75%, कहीं देता है 65 से 80%। जल हमारे शरीर में ताप को संवेदन यानी पसीना तथा वाष्पों द्वारा नियंत्रित करता है। और जल का और प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर के अपशिष्ट जो भी पदार्थ है उसका उत्सर्जन में महत्वपूर्ण, मतलब उसके साथ मिल जाता है और लिक्विड बन के शरीर से बाहर निकालता है। शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से संपन्न होती है। अब आते हैं, पानी में अगर आर्सेनिक रहेगा तो कौन सा बीमारी होगा? आर्सेनिक तो ये होता है, क्या नाम था इसका, केराटोसिस। केराटोसिस। अब पूछता है कि मतलब जो बिहार का पानी है उसमें क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आर्सेनिक ही पाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा। हाँ, दरोगा का क्वेश्चन है कि बिहार के पानी में सबसे ज्यादा मतलब क्या पाया जाता है, तो आर्सेनिक पाया जाता है। केराटोसिस बीमारी हो जाएगा, इसीलिए तो बाल झड़ता है यहाँ पटना वाले का। न्यूक्लिक अम्ल में आपको बताना है, न्यूक्लिक अम्ल किसका किसका बना हुआ रहता है? न्यूक्लिक हो जाएगा, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, फास्फोरस रहता है। न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। या तो इसका जरूरी न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या होता है, मतलब DNA और RNA के रूप में होता है। इसका प्रमुख कार्य तो आपको मालूम है, जब DNA गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एंजाइम के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है।
अब पूछता है कि क्रोमेटिन जाल का निर्माण कौन करता है, तो न्यूक्लिक अम्ल भी करता है। अब आपको बताना है कि हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए, 3000 से 3500। हल्का कार्य करने वाले को पुरुष के लिए चाहिए 2000 कैलोरी और स्त्री को चाहिए 2100 कैलोरी। 8 घंटा कार्य करने वाले को पुरुष को चाहिए 3000 कैलोरी और महिला को चाहिए 2500 कैलोरी। और कठिन परिश्रम करने वाले को, जैसे हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ते हैं, तो हम लोग को चाहिए 3600 कैलोरी और स्त्री को चाहिए, स्त्री को ऊर्जा की जरूरत नहीं रहती, वो नहीं पड़ती है, स्त्री को चाहिए 3000 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले में पुरुष को चाहिए 3600 कैलोरी और स्त्री को चाहिए 3000 कैलोरी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद। हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है आपका। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खाद्य प्रौद्योगिकी हो जाएगा मैसूर। मैसूर में। औषधि शोध संस्थान? ये तो लखनऊ में। लखनऊ में है। एक सामान्य कार्य करने वाले को औसत युवा मनुष्य में, तो बता दिए हैं 3000 से 3500 कैलोरी उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि भोजन में इतना ऊर्जा लेने के लिए हमको 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 90 ग्राम 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, हाँ 50 से 70 ग्राम वसा तथा अनावश्यक तत्व आवश्यक तत्व का होना आवश्यक है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए, काहे कि हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस में रखा जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। C6H5COONA।